नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीएसी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट के रेफ्रिजरेशन, स्कीमेटिक लेआउट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो इससे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानें, उससे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का हमारा फर्स्ट लॉ क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर हमें बताता है कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, जो कहता है कि जो एनर्जी है या ऊर्जा है, ना तो उसको पैदा किया जा सकता है ना ही उसका क्षय किया जा सकता है। जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है। और साथ ही यह है जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो एक रिलेशन देता है हमें ऊष्मा तथा वर्क के बीच में। तो यह जो रिलेशन है या संबंध है वो है Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो Q है वो ऊष्मा को दिखाता है और W जो है वो वर्क को बताता है, और साथ ही जो U है वो हमारा इंटरनल एनर्जी को बताता है। तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे यहाँ पर इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। एक हमारा केल्विन प्लांक का आता है जो हमारा हीट इंजन के विषय में है, और वहीं दूसरा क्लॉसियस का है जो हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के विषय में है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के बारे में। तो केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है वो हमारा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर and use it all to do work. Some amount of heat QC must be exhausted to a cold reservoir. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो थर्मल रिजर्वर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मल सोर्स होता है, दूसरा हमारा थर्मल सिंक होता है। तो जो सोर्स होता है उससे हम ऊष्मा को लेते हैं और जो हमारा सिंक रहता है उसमें ऊष्मा हमारी जाती है। तो जो थर्मल सोर्स होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है, और वहीं जो सिंक होता है उसका एनर्जी लेवल लो होता है। तो यहीं पर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है अकॉर्डिंग टू प्लांक, केल्विन प्लांक, वो कहता है कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें हॉट रिजर्वायर यानी कि जो हमारा सोर्स है उससे अगर हम कोई ऊष्मा लें और वह ऊष्मा पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए या परिवर्तित हो जाए, तो यह इस प्रकार की मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा कहता है केल्विन प्लांक का नियम। तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ पा रहे होंगे, हॉट रिजर्वायर हमारा, उससे उसमें हमारे मिल रही है QH, और वो QH जो है दो भागों में बढ़ रही है, एक W में यानी वर्क में बदल जा रही है और दूसरा QC यानी कि कोल्ड रिजर्वायर में एक तरह से वेस्ट के रूप में जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट हो गया वो QH हो गया, और जो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट हो गया वो हमारा वर्क हो गया W। तो इफ़िशेंसी यहाँ पर हमारी हीट इंजन की निकल जाएगी, इफ़िशेंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन इनपुट यानी कि W अपॉन QH। तो वर्क यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो हमारा है वो निकला इनपुट जो हमारा QH था, और जो हमारा लॉसेज हुए वो QC थे। तो QH माइनस QC अपॉन QH में यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी निकल गई अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल, क्योंकि जो हीट इंजन हमारा जो होता है वो कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। और यही जो नियम है हमारा केल्विन प्लांक का नियम भी कहलाता है, और यह हमारा हीट इंजन के लिए वर्क करता है। तो एक बार दोबारा से केल्विन प्लांक का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम हम बोल देते हैं कि ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो हॉट रिजर्वायर से दी गई संपूर्ण ऊष्मा को वर्क में बदल सके। कुछ ना कुछ हमारी जो हीट है वो हमारी कोल्ड रिजर्वायर में क्षय के रूप में चली जाएगी। अब अगर बात करें हम क्लॉसियस के नियम की, तो क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है वो हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए लगता है या हीट पंप के लिए लगता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस। तो ये कहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। एनर्जी विल नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ हायर टेम्परेचर
अब क्योंकि संसार में जो हमारा तापमान होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्वतः ही फ्लो करता है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी बात की गई है वो यह है कि अगर कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हमें ऊष्मा का प्रसार करना है या ऊष्मा देनी है तो यह स्वतः ही नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो यही हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी है। तो कोल्ड रिजर्वायर से अगर ऊष्मा देनी है हमें हॉट रिजर्वायर को तो यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल्स हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होता है। तो जैसे हीट पंप जो होता है उसका काम होता है कि हॉट जो हमारा रिजर्वायर है उसमें हीटिंग देना। अब हीटिंग देने के लिए हमें कोल्ड रिजर्वायर से ही हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो ये हमारा पंप कार्य करता है। पंप जब कार्य करता है तो वो हीट निकालता है हमारा कोल्डर रिजर्वायर से, और उस हीट के निकालने पर जो कोल्डर रिजर्वायर वाली जो बॉडी है या कोल्डर जो बॉडी है उससे हीट निकालने पे वो कोल्डर बॉडी और ज़्यादा कोल्डर हो जाती है और हॉट रिजर्वायर हमारा हॉट हो जाता है। वहीं अगर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर का जो मेन कार्य होता है वो हमारा होता है कि हीट को बाहर निकाल के बॉडी का टेम्परेचर कम किया जाए। तो इसके लिए जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें कम करना होता है तो वहाँ से हीट को बाहर निकाला जाता है या ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। उसके लिए यहाँ पर कंप्रेसर से वर्क लिया जाता है और तब जाके जो कोल्ड रिजर्वायर होता है वो हमारा और ठंडा हो जाता है और वो अपनी हीट को सराउंडिंग में भेज देता है। तो आज के टॉपिक हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी के साथ पूरे हो जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर में हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रकार से यूज़ होता है ये हमने देख लिया। We touch, we break, make it seem like we feel the same. We